अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रिपेयर कर रहे हैं और ये जिस जॉब के लिए भी जो है वो रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल फॉर द पोस्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के लिए जो है, और इसके अलावा लेक्चरर कॉमर्स के लिए, और जितने भी जो है वो इससे रेलिवेंट जॉब्स हैं सीनियर ऑडिटर के लिए या और अकाउंटिंग और फाइनेंस कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं उन सब के लिए जो है वो ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल है। जो लोग हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे एडमिन का दिया हुआ है, इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे और आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज चैप्टर नंबर 4 विच इज सोर्स रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। सोर्स रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री ये होती क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। अब सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जेन में रखिएगा ये क्या है। ये बिल्कुल जो बेसिक किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं वो होते हैं जो कि अकाउंटिंग का जो हमारा रिकॉर्ड है उसकी बेसिक बनते हैं। व्हेनेवर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इनवॉइसिंग इन्वॉल्व सेल्स और परचेजेस रिसीविंग और पेइंग मनी और owing or being owed money, it is usual for the transaction to be recorded on a document। जब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, चाहे सेल परचेज हो, ठीक है, चाहे पैसे का लेन देन हो या कोई आपने पैसे लेने हो या देने हो, यानी कि चीजों का लेन देन हुआ हो और आप पैसे जो है वो अभी आउटस्टैंडिंग हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, दीज डॉक्यूमेंट्स आर द सोर्सेज ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय द बिजनेस। ये वो सोर्सेज होती हैं इंफॉर्मेशन की जिसकी बेस पे हम लोग जो है वो अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले कोटेशन। फॉर एग्जांपल आप कोई चीज परचेज करने के लिए जाते हैं अपने बिजनेस के लिए और आपने प्रिंटर लेना है, आप क्या करते हैं, मार्केट में से कोटेशंस लेते हैं वो आपको बताते हैं कि जी हम इसकी ये स्पेसिफिकेशन होगी, ठीक है, वो आप स्पेक्स बता देते हैं और आप ये कहते हैं कि इसकी प्राइस ये होगी। ठीक है, और सारी की सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसकी वारंटी कितनी होगी और इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, आफ्टर सेल सर्विस है, सब कुछ उसके अंदर मेंशन होता है। तो ये कोटेशन होती है। अब इसको पढ़ते हैं कि इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बिजनेस मेक्स अ रिटर्न ऑफर टू अ कस्टमर टू प्रोड्यूस और डिलीवर गुड्स और सर्विसेज फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। वो कहता है कि बिजनेस मेक्स अ रिटर्न ऑफर। बिजनेस जो है वो रिटर्न ऑफर करता है कस्टमर को कि वो एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर जो है वो उसको चीज दे देगा। असल जो कोटेशन का पर्पस होता है, इवन कि आप पब्लिक सेक्टर में भी देखें तो वहां पर भी कोटेशन का पर्पस ये होता है कि चीज की जो स्पेसिफिकेशन है और उसकी जो प्राइस है वो डिटरमिन कर ली जाए, पता लग जाए कि कौन सी चीजें ये हमें देगा। उसके बाद आ जाता है जी सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर क्या होता है? ये कस्टमर, ये जो है ये सेलर की तरफ से होता है, ये कस्टमर की तरफ से नहीं होता बल्कि ये सेलर की तरफ से होता है। और होता क्या है इसमें, अ सेल्स ऑर्डर इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। सबसे पहली बात ये है सेलर की तरफ से होता है। आफ्टर रिसीविंग एन ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से जब उसको ऑर्डर मिलता है ना, तो वो सारी प्रोडक्ट्स की जो डिटेल है जो वो सेंड करने लगता है, वो उससे पहले वो भेज देता है कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये चीजें हम लोग भेज रहे हैं, इसकी ये स्पेसिफिकेशन है, ये प्राइस है। अच्छा, अब सेल ऑर्डर भेजने का मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि बजाय इसके कि वो चीजें वहां पे चली जाएं कस्टमर के पास, फॉर एग्जांपल किसी ने कराची से लाहौर जो है वो सामान भेजना है, बजाय इसके कि सामान वहां पे चला जाए और वो जो परचेजर है वो उसको रिजेक्ट कर दे या उस वहां मसले मसाइल आए, तो पहले वो क्या करता है कि सेल ऑर्डर भेज देता है। वो बताता है कि ये चीजें इसके अंदर होंगी, ये स्पेसिफिकेशन होंगी, अगर आपकी मर्जी है तो बता दें, तो परचेज ऑर्डर दे दें। इट कंफर्म्स व्हाट गुड्स विल बी सोल्ड, क्वांटिटी क्या होगी, प्राइस क्या होगी और डिलीवरी की डिटेल्स क्या होगी, टाइम कितना लगेगा, हर चीज ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर मेंशन होगी। अगर परचेजर जो है या कस्टमर जो है वो एग्री करता है तो क्या होगा, वो परचेज ऑर्डर देगा। ये नेक्स्ट स्टेप पे परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में वो लिखेगा कि जी मुझे फलां चीज, मुझे प्रिंटर इतने चाहिए, मुझे लैपटॉप्स इतने चाहिए, मुझे कंप्यूटर इतने चाहिए, मुझे स्कैनर इतने चाहिए, वो सारी की सारी चीजें उसमें परचेज ऑर्डर में मेंशन कर देगा along with their specification। A business order from another business goods or services such as material supplies। एक बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस से जो चीजें परचेज कर रहा होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, परचेज ऑर्डर देता है पहले। अब उसके बाद गुड्स रिसीव नोट। अब उसके बाद गुड्स आ गई, क्या करेगा, गुड्स रिसीव नोट जो है वो इशू करेगा। गुड्स रिसीव नोट जो है वो कहाँ पे होगा, इसका जो स्टोर डिपार्टमेंट है, ठीक है, या वेयर हाउस है, वो बनाएगा गुड्स रिसीव नोट। वो क्या करेगा, गुड्स रिसीव नोट की एक कॉपी अपने पास रख लेगा और एक कॉपी जो है वो कहाँ भेज देगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ताकि उन्होंने उसकी पेमेंट भी करनी है। ठीक है, इसके अलावा भी कई डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि एक से ज्यादा फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, तो एक अकाउंट्स में चली जाती है, एक फाइनेंस में चली जाती है, ठीक है, एक एडमिन में चली जाती है, एक जो है वो उधर ही उनके पास रह जाती है। तो इस तरह तीन चार कॉपीज इसकी बनती हैं। ये गुड रिसीव नोट, जब चीजें आ गई तो उस पर गुड्स रिसीव नोट बनाया। लिस्ट ऑफ गुड्स
that a business has received from a supplier. नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स डिस्पैच। गुड्स डिस्पैच नोट क्या कहता है? अच्छा, अब जो सेलर है, ये तो परचेजर के एंड पे था ना, कि परचेजर जब चीजें अपने पास रिसीव करेगा। अब गुड्स डिस्पैच नोट जो है वो सेलर के एंड पे है। जब वो चीजें सेल करेगा, जब चीजें भेजेगा, तो उसके साथ एक जो है वो उसकी डिटेल, एक लिस्ट भेजेगा। ये तो कंसाइनमेंट है ना, इसमें ये चीजें मौजूद है। कुछ जारी बात है, चीजें प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा होती हैं और कॉटन में बंद होती हैं। वो क्या करेगा, उसके साथ एक डिटेल भेजेगा, लिस्ट होती है, उसको गुड्स डिस्पैच नोट कहा जाता है। लिस्ट ऑफ गुड्स दैट अ बिजनेस हैज टू सेंड आउट टू द कस्टमर। ठीक है जी, कस्टमर को सेंड करता है। उसके बाद इनवॉइस होती है, साथ में क्या आती है, गुड्स डिस्पैच नोट के साथ एक इनवॉइस भी आती है। आमतौर पे ये भी हो जाता है कि गुड्स डिस्पैच नोट और इनवॉइस एक ही होती है। व्हेन द बिजनेस सेल्स गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट कस्टमर, इट सेंड्स आउट एन इनवॉइस। क्रेडिट कस्टमर को जब भेजता है तो आमतौर पे इनवॉइस भेजता है, लेकिन कैश कस्टमर को भी इनवॉइस भेज दी जाती है। ठीक है, लेकिन क्रेडिट कस्टमर के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज उन्होंने फ्यूचर के अंदर जो है वो फिर इसको, इसकी बेस पे जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होती है। इनवॉइस जो है वो कौन भेजता है, वो सेलर देता है। जैसे आप कोई चीज परचेज करने के लिए जाते हैं तो वो आपको बिल दे देते हैं, तो उस बिल को क्या कहा जाता है, इनवॉइस कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप ग्रोसरी परचेज करने जाते हैं तो उसके साथ वो बिल आपको बना के दे देते हैं ग्रोसरी स्टोर वाले, तो वो क्या होता है, वो इनवॉइस होती है। इसके बाद आ जाती है जी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट सेंट आउट बाय द सप्लायर टू अ कस्टमर लिस्टिंग ऑल इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स एंड पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। कहता है स्टेटमेंट क्या है? अ डॉक्यूमेंट सेंट आउट बाय द सप्लायर टू अ कस्टमर। सप्लायर जो है ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि सप्लायर की तरफ से दिया जाता है किसको? कस्टमर को। और इसमें डिटेल होती है सारी इनवॉइसेस की, कि आपने अभी तक टोटल आपके पास कितना माल आया, आपने कितने पैसे पे कर दिए और कितने पैसे अभी रहते हैं। ये जो है वो इसका पर्पज होता है, ताकि ये सारी की सारी जो इनवॉइसेस हैं, ताकि परचेजर है वो इसको क्या कर ले, रिकंसाइल कर ले अपने पास, ताकि बाद में ये ना हो कि वो कहे कि जी ये चीजें तो मैंने मंगवाई नहीं है। तो साथ साथ क्या करते हैं, स्टेटमेंट सेंड करते रहते हैं। देन आ जाता है जी क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या है? अ डॉक्यूमेंट सेंड बाय द सप्लायर टू अ कस्टमर। देखिए, जब सप्लायर चीज बेचता है वो क्या करता है, वो 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 ये करता है कि अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट करता है, सेल्स को क्रेडिट करता है। लेकिन अगर कोई चीज जो है वो खराब निकली है, सही है, और वो वापस आ गई है, तो क्या करेगा, ये क्रेडिट नोट सेंड करेगा। तो ये क्या करेगा, सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, ये इस तरह से। अब ये क्या किया इसने, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया अपने पास। अब ये क्रेडिट तो अपने पास कर लिया, लेकिन कस्टमर को कैसे पता लगेगा? तो उस पर्पस के लिए क्या करेगा, ये क्रेडिट नोट सेंड करेगा कि मैंने आपको इतनी अमाउंट से क्रेडिट कर लिया, तो आप अपने तरफ जो है वो इतनी लाइबिलिटी कम कर लें। तो डॉक्यूमेंट सेंट आउट बाय द सप्लायर टू द कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स रिटर्न और ओवर पेमेंट्स मेड बाय द कस्टमर, इट इज अ नेगेटिव इनवॉइस। यानी सारी बात नेगेटिव इनवॉइस है, सेल्स की का उलट है ना, सेल्स रिटर्न, तो इसलिए इसको नेगेटिव इनवॉइस भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी डेबिट नोट। डॉक्यूमेंट सेंड बाय द कस्टमर टू द सप्लायर। अच्छा, अब ये डेबिट नोट होता क्या है? मिसाल के तौर पे, अब अगर कोई कस्टमर को चीजें परचेज करता है तो वो क्या एंट्री करेगा, मैं जरा इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूं। डेबिट नोट हम पढ़ रहे थे कि अगर अगर एक कस्टमर जो है, अब ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो जब परचेज करता है तो क्या करता है, परचेजेस टू अकाउंट्स पेएबल। ऐसे ही है जी, परचेजेस में इजाफा और अकाउंट्स पेएबल में भी इजाफा। लेकिन जब परचेजेस रिटर्न होंगी तो क्या करेगा, अकाउंट पेएबल को डेबिट कर देगा और परचेज रिटर्न ये क्रेडिट हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि उसने ये अकाउंट्स पेएबल को डेबिट कर दिया, तो वो इस डेबिट के अगेंस्ट क्या करता है, एक डेबिट नोट इशू करता है। और डॉक्यूमेंट सेंट बाय द कस्टमर टू द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न, इट इज फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर द सप्लायर टू इशू अ क्रेडिट नोट। ठीक है, और आमतौर पे ये होता है कि डेबिट नोट के अगेंस्ट वो कहता है कि भाई आप जो है वो क्रेडिट नोट इशू कर दें, यानी अपने पास बुक्स के अंदर एंट्री कर लें। ठीक है, कि ताकि आपको पता लग जाए कि ये जो परचेजेस थी ये मैंने रिटर्न कर दी है, मेरे पास भी इसका रिकॉर्ड आ जाएगा, ताकि कल को जब रिकंसाइल करे तो किसी किस्म का कोई मसला ना हो। तो आई होप कि ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रेमिटेंस एडवाइस। और डॉक्यूमेंट सेंड, अ डॉक्यूमेंट सेंट विद अ पेमेंट डिटेलिंग विच इनवॉइसेस आर बीइंग पेड एंड विच क्रेडिट नोट्स ऑफसेट। रेमिटेंस एडवाइस का मतलब ये है कि जब परचेजर जो है ना पेमेंट करता है, उसके साथ ये एक रेमिटेंस एडवाइस भेजता है। उसमें लिखा होता है कि ये जो पेमेंट कर रहे हैं ये कौन कौन से बिल के अगेंस्ट, यानी कि बिल नंबर है फॉर एग्जांपल 804, बिल नंबर 905, बिल नंबर है जी 911। ठीक है, वो कहता है इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट और इसके अगेंस्ट जो है वो हम क्या कर रहे हैं, आपको पेमेंट कर रहे हैं। और टोटल जो पेमेंट जो है वो बन रही है, वो कितनी बन रही है, वो जी फॉर एग्जांपल 1,50,000 बन रही है। सही है, तो ये जो है ये रेमिटेंस एडवाइस जो है वो भी इस तरह की साथ जाती है। उसके बाद रिसीट है। जब भी आप पैसे देते हैं किसी को तो जारी बात है, आप उसे कहते हैं कि भाई मुझे रसीद दे दो। उर्दू में हम क्या कहते हैं, इसको रसीद कहते हैं, कि भाई मैंने आपको पैसे दे दिए, बराए मेहरबानी मुझे इसका प्रूफ दे दे, ठीक है, इसका एविडेंस दे दे।
ताकि कल को जो है वो आप मुझे ये ना कहें कि भाई आपने पैसे तो दिए नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उससे रसीद रिक्वायर्ड करते हैं। इसको इंग्लिश में रसीट कहा जाता है। इसमें पी साइलेंट होता है, कुछ बच्चे इसको रिसिप्ट पढ़ते हैं, ये रिसिप्ट नहीं होता है, दिस इज रिसीट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स इन विच वी फर्स्ट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। पहली बार, ठीक है, ओरिजिनल एंट्री की बुक्स भी इनको कहा जाता है, प्राइम एंट्री बुक भी कहा जाता है, जिनके अंदर फर्स्ट टाइम हम लोग एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले तो सोर्स डॉक्यूमेंट में आती है ना एंट्री, सोर्स डॉक्यूमेंट में जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर उसको हम क्या करते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर उनको रिकॉर्ड करते हैं। अब ये प्राइम एंट्री की बुक्स कौन कौन सी होती हैं, ये मैं उनके नाम बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा कि वाकई ये हैं। सबसे पहले जी सेल्स डे बुक। तो सेल्स डे बुक जो है उसके अंदर हम क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, जो भी क्रेडिट सेल हो रही होती है। इस तरह परचेज डे बुक है, इसमें हम क्रेडिट परचेजेस जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उसके बाद सेल्स रिटर्न डे बुक होती है, जो सेल्स रिटर्न होती है वो इसमें लिखते हैं। परचेज रिटर्न डे बुक में परचेजेस की जो रिटर्न होती है वो लिखते हैं। जर्नल आ जाता है, ठीक है, जिसको जनरल या जनरल जर्नल भी कहा जाता है। ये सबसे बेसिक बुक है अकाउंटिंग का। जो भी स्टूडेंट है तो सबसे पहले वो क्या पढ़ाया जाता है, उसको जनरल जनरल पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जनरल जनरल के साथ जो है वो आपका जो साथ है वो बहुत पुराना होगा। आज भी मैं आपको जो है वो आज के लेक्चर के अंदर जो है वो कुछ जनरल जनरल से रिलेटेड कुछ एंट्रीज मैं आपको बताऊंगा। तो वो कहता है कि व्हेनेवर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन हैपेंस इट इज फर्स्ट रिटन इन जनरल जनरल विद अ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज। तो जनरल जनरल के अंदर सबसे पहले हम इसको एंटर करते हैं, जिसके अंदर डेबिट एंट्रीज और क्रेडिट एंट्रीज होती हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जनरल जनरल के अंदर एंट्रीज जो है एक्चुअली कैसे पास की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कैश बुक। कैश बुक इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री फॉर कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स। कैश की जो रिसीट्स और पेमेंट होती है ना, वो सिर्फ, इसमें क्रेडिट एंट्रीज नहीं आती, ठीक है। क्रेडिट सेल्स हैं, क्रेडिट परचेजेस हैं, वो नहीं आती। जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसमें सिर्फ कैश की एंट्रीज आ रही होती हैं, ठीक है। एक तरफ जो कैश आ रहा होता है वो, एक तरफ जो कैश जा रहा होता है जस्ट वो हमने रिकॉर्ड किया होता है। उसके बाद है जी पेटी कैश बुक। पेटी कैश क्या होता है? पेटी कैश बच्चों ये होता है कि आपने ऑफिस के कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए कैश निकलवा के रखा होता है। वैसे तो होता ही है कि बिजनेस के अंदर जो भी पेमेंट होती है वो कैसे होती है, थ्रू चेक, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर आपने मिसाल के तौर पे ऑफिस के अंदर जो है वो आपको गर्मी के दिन है, फ्रिज नहीं चल रहा, आइस चाहिए, आप आइस लेके आनी है आपने 200 रुपए की, आप क्या करेंगे, पहले चेक लिखेंगे? नहीं। इसी तरह से आपने कोई एंटरटेनमेंट का कोई एक्सपेंस है, मिसाल के तौर पे आपने कोई गेस्ट आ गया और उसको आपने कोल्ड ड्रिंक पिलानी है, क्या करेंगे? फौरी तौर पे जो है वो आप उसके लिए चेक लिखेंगे? नहीं। इन सारे जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पेटी कैश का अकाउंट मेंटेन किया होता है हमने। पेटी कैश ये थोड़ा सा होता है, 5,000 10,000, ठीक है, कंपनी के वॉल्यूम के हिसाब से होता है। और इसको फिर हर महीने जो है जितना यूज होता है उतने का जो है वो इसकी डिटेल जमा करवा के इसको दोबारा रीफिल कर लिया जाता है। अच्छा, तो रीफिल को भी एक सिस्टम कहा जाता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं कि पेटी कैश जो है वो है क्या। पेटी कैश इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश इन ऑफिस फॉर स्मॉल डेली एक्सपेंसेस। इट इज यूज्ड फॉर माइनर पेमेंट्स लाइक टी है, स्टेशनरी है, कोरियर चार्जेस वगैरह हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ चेक फॉर स्मॉल अमाउंट, कहते हैं छोटी छोटी अमाउंट के लिए आप चेक लिखें, जाके लाइन में लग जाए, वहां से पैसे निकलवाएं। अब अगर आपने जो है वो कोई कोरियर करवाना है और उसके लिए आपने बैंक से पैसे निकलवाने हो तो देखिए कितना टाइम लगेगा। तो चूंकि बिजनेसेस के जो एटीएम कार्ड्स वगैरह तो होते नहीं है, तो वहां पे तो चेक चलता है, तो चेक के लिए फिर आपको जाके लाइन में लगना पड़ेगा, तो वो बड़ा लंबा चौड़ा काम है। द बिजनेस पेज फ्रॉम पेटी कैश एंड कीप्स अ सिंपल रिकॉर्ड ऑफ इट। तो बिजनेस जो है वो पेटी कैश का एक ही जो है वो चेक निकालता है और फिर उसका जो है वो रिकॉर्ड भी रखा जाता है, सही है। तो इसमें इम्प्रेस सिस्टम रखा जाता है। मिसाल के तौर पे स्टार्ट ऑफ द मंथ हम कहते हैं जी ओपनिंग बैलेंस। स्टार्ट में हमने कहा जी कि हमने 10,000 का पेटी कैश मेंटेन किया है, ठीक है। मंथ में जो है वो यूज कितना हुआ, यूज हम कहते हैं कि ये हो गया 6,000, सही है। रिमेनिंग कितना बचा, 4,000 बच, ठीक है। इसको एट द एंड ऑफ द मंथ टॉप अप कितने से किया हमने, यानी कि दोबारा इसमें और पैसे डाल दिए, दोबारा डाल दिए 6,000, ठीक है। ये 6,000 आपने फिर डाल दिए तो कितने हो गए, अब आपके पास जो है फिर वो 10,000 रुपया हो गया। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस फिर आपके पास जो है वो 10,000 हो गया। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको इम्प्रेस्ड सिस्टम कहा जाता है, जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस जो है वो इक्वल होते हैं। तो पढ़ते हैं जी इम्प्रेस सिस्टम है क्या। इम्प्रेस सिस्टम ये कहता है कि इम्प्रेस सिस्टम इज अ मेथड ऑफ मैनेजिंग और मेंटेनिंग पेटी कैश इन विच द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इज केप्ट फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस। फिक्स अमाउंट जो है वो हमने रखी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फिक्स अमाउंट कौन सी है जी, दैट फिक्स अमाउंट इज रुपीज 10,000. For managing petty cash in which the fixed amount of money is kept for small expenses, when the petty cash is used, जब petty cash use किया जाता है, it is replenished, उसको refill कर लिया जाता है to the original fixed amount after checking the voucher. vouchers को check कर लिया जाता है, जैसे हमने कहा कि महीने के दौरान में जो आपने यूज किया, फॉर एग्जांपल 6,000 आपने इस्तेमाल किया था, ठीक है, उसको आप जो है वो एक छोटा सा ऑडिट कर लेते हैं और उसके बाद 6,000 का एक और चेक लिख के उनको दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा,
10,000 में से आपने 6,000 यूज किया तो 4,000 बचा, ठीक है, 4,000 आपके पास बच गया, 6,000 का आपने और कैश दे दिया उनको, तो कितने हो गए ये दोबारा 10,000 हो गए। इसका मतलब है क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपके बराबर हो गए, विच मीन्स कि आपका जो है वो इम्प्रेस सिस्टम है, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पेटी कैश का जो है वो बराबर होता है। एग्जांपल क्या है, इफ द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज ₹10,000 एंड द 3,000 इज स्पेंट, द बिजनेस विल गिव ₹3,000 अगेन एंड विल मेक द टोटल ₹10,000। यानी कि ओपनिंग बैलेंस, ये वही वाली मिसाल दी हुई है कि ओपनिंग बैलेंस क्या है 10,000, एक्सपेंस आउट कितना हुआ 3,000 का, रिफिल कितना किया 3,000 से, और क्लोजिंग में क्या बचा अगेन आपके पास 10,000। तो ये है जी आपका इंप्रेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी चैप्टर नंबर 5, लेजर अकाउंट्स एंड डबल एंट्री सिस्टम। इसमें क्या कुछ है हमारे पास, इसमें जर्नल लेजर है, जर्नल जर्नल है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्नल जर्नल क्या होता है। जर्नल जर्नल इज द मेन बुक ऑफ अकाउंटिंग वेयर ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेट एंड ऑर्डर, ठीक है। ये वो बुक है जिसके अंदर हम पहली बार एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको क्या कहा जाता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। लेजर क्या होता है, आगे हम इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, फिलहाल आप जस्ट इसकी जो है वो डेफिनेशंस देख लें। लेजर क्या होता है, लेजर इज द मेन बुक ऑफ अकाउंट वेयर ऑल ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड एंड रिकॉर्डेड अकाउंट वाइज। यहाँ पे तमाम ट्रांजैक्शंस को अकाउंट वाइज जो है वो लिखा जाता है। आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल दे आर पोस्टेड टू द लेजर। सबसे पहले जर्नल में लिखी जाती है, जर्नल के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो क्या होता है कि लेजर के अंदर इसको पोस्ट कर लिया जाता है। ये भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि ये होता क्या। अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अच्छा देखें, अकाउंटिंग इक्वेशन की जो बेसिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी कारोबार को स्टार्ट करने के लिए हमें एसेट्स की जरूरत होती है, ठीक है। वो एसेट्स या तो ऑनर खुद इन्वेस्ट करता है या फिर कहीं से लोन ले। जो पैसे ऑनर खुद इन्वेस्ट करता है ना उसको कैपिटल कहते हैं, और जो लोन लेता है उसको क्या कहा जाता है, लाइबिलिटी कहा जाता है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो तमाम एसेट्स हैं वो किसके बराबर होते हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के। अगर इसी को जो है वो हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख दें तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। आपकी पूरी की पूरी जो अकाउंटिंग है, आपका पूरा अकाउंटिंग साइकिल है, वो इसके ऊपर बेस कर रहा होता है। तो मैंने इसको बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझा दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आर अमाउंट्स ऑफ मनी टेकन आउट ऑफ बिजनेस बाय इट्स ऑनर। ड्राइंग जो है वो पैसे होते हैं जो ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल लेता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, ड्राइंग्स कहा जाता है। ऑनर क्या कर रहा होता है, इसको विदड्रॉ कर रहा होता है। तो मिसाल के तौर पे बिजनेस है, ऑनर ने जो है वो क्या करना है, बिजली का बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो वो क्या करता है, घर के बिल के लिए वहां से 25,000 रुपया बिजनेस से ले लेता है। तो ये 25,000 क्या कंसीडर किया जाएगा, ये ड्राइंग्स कंसीडर की जाएंगी। अच्छा भाई, डबल एंट्री बुक सिस्टम है क्या और इसके रूल्स क्या हैं, ये देखते हैं। डबल एंट्री बुक सिस्टम इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज एन इक्वल बट अपोजिट इफेक्ट। वो कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, इक्वल बट अपोजिट इफेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसके दो इम्पैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने परचेजेस की हैं तो क्या होगा, परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। अगर आपने उधार पे किया तो क्या होगा, परचेजेस डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट, ठीक है। दो एंट्रीज हो गई अभी, एक परचेजेस में फर्क पड़ेगा अकाउंट में, एक कैश में। यहाँ पे परचेजेस में और अकाउंट पेएबल। इसी तरह अगर आपने सेल्स की हैं तो क्या होगा, कैश पे सेल है तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। अगर उधार पे सेल है तो क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो इस तरह से इसका मतलब यह है कि हर हर ट्रांजैक्शन जो है उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन जो है उसकी दो जगह पे एंट्री हुआ करेगी। तो डेबिट साइड पे अगर आप देखें तो डेबिट कौन कौन सी चीजें होती है, अगर एसेट में इजाफा हो ना तो वो डेबिट होती है। मिसाल के तौर पे आपने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है तो कैश जो है वो डेबिट हो जाएगा, कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर कोई लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है, अकाउंट पेबल आपने पे कर दिए हैं तो क्या होगा, अकाउंट पेबल जो है वो डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश कम हो गया, अकाउंट पेबल भी कम हो गया। इसी तरह से इंक्रीज इन एक्सपेंस है, इंक्रीज इन परचेजेस है, तो ये सारी की सारी डेबिट एंट्रीज होंगी। इंक्रीज इन एक्सपेंस को देख लीजिए, मिसाल के तौर पे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, और अगर आप कैश जो है पे किया है तो कैश क्रेडिट। तो क्या है, सैलरीज जब इंक्रीज होंगी, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो आप डेबिट करेंगे। परचेजेस जो है वो भी डेबिट होती हैं। मिसाल के तौर पे आपने परचेज किए हैं कोई चीजें, परचेजेस डेबिट, और कैश पे किए हैं तो कैश क्रेडिट। अब क्रेडिट कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये जो चीजें हैं ना, इंक्रीज इन एसेट है, इंक्रीज इन डिक्रीज इन लाइबिलिटी है, इंक्रीज इन एक्सपेंस है, इंक्रीज इन परचेजेस है, ये सारी चीजें डेबिट साइड पे लिखी जाएंगी। ऑन दी अदर साइड अगर क्रेडिट देखें तो डिक्रीज इन एसेट, एसेट कोई अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे आप उसको, मिसाल के तौर पे आपने परचेजेस की, परचेजेस डेबिट, और कैश पे की, कैश क्रेडिट होगा।
ठीक है। डिक्रीज इन एसेट क्या होगा, ये देखें ये एसेट है तो डिक्रीज इन एसेट क्या, क्रेडिट होगा। उसके बाद इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो भी वो क्या होगा, उसको क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। मिसाल के तौर आपने परचेजेस की लेकिन उधार पे की तो क्या होगा, परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या है, क्रेडिट होगा। उसके बाद इंक्रीज इन इनकम, आपने कोई इनकम अर्न की है, ठीक है, तो कैश डेबिट, तो सैलरी रिसीव क्रेडिट, ठीक है। तो इनकम में इजाफा हुआ तो भी उसको क्रेडिट लिखेंगे। ऑन दी अदर साइड कैश जो है वो आपका इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन सेल्स जो है वो भी क्रेडिट होती है, इंक्रीज इन सेल क्या है, वो भी क्रेडिट होती है। कैसे, आपने कैश पे चीजें बेची तो क्या होगा, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो ये था जी हमारा सारे का सारा डबल एंट्री बुक सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव अकाउंटिंग साइकिल। एक एग्जांपल है हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल की, और अकाउंटिंग साइकिल को सारे के सारे को हम इस मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हैपेंड इन 2026। ऑनर स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। पहली एंट्री क्या है जी 2026 की, कि ऑनर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, परचेज किया उसने गुड्स 30,000 रुपए की, फिर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली रुपीज 20,000, और सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 40,000। उसके बाद सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अहमद रुपीज 15,000, पेड सैलरी रुपीज 5,000 और पेड रेंट रुपीज 3,000। तो ये जो है वो कुछ ट्रांजेक्शन हुई हैं इस बिजनेस के अंदर जिनको हम जर्नल एंट्री करेंगे, फिर लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आज नहीं करेंगे बिकॉज आप पहले आज के दिन में जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस देख लें। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो है वो मैं कल आपको बनवाऊंगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट के ऊपर मूव कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑनर ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसकी क्या एंट्री होगी यहाँ पर। तो सबसे पहला है जी ऑनर स्टार्टेड अ बिजनेस। ये पहली 1 जैन को जो है वो ट्रांजैक्शन हो रही है। ऑनर स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ये इसकी एंट्री है। कैश एक एसेट में इजाफा हुआ डेबिट, और कैपिटल में इजाफा हुआ तो क्रेडिट। 1 लाख रुपया यहाँ पे आ गया, तो ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या है जी, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 30,000। अब जो है वो कैश पे चीजें परचेज की हैं, तो हमें पता है कि परचेजेस में इजाफा हो तो उसको डेबिट करते हैं। कैश जारी बात है कमी हुई होगी, जब हम चीजें परचेज करेंगे तो कैश चला जाएगा ना, तो एक एसेट है उसमें कमी हुई तो क्रेडिट। तो ये दूसरी एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री देखें जी, थर्ड एंट्री क्या कहती है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली रुपीज 20,000। अली से जो है वो उधार पे चीजें खरीदी, तो परचेजेस यहाँ पे इस दफा डेबिट होंगी, और अली जो है जो कि हमारा क्रेडिटर है वो क्रेडिट होगा। सही है, पहले हमने कैश पे चीजें परचेज की थी, अब क्या किया हमने, उधार पे चीजें परचेज की, इसलिए अली को क्रेडिट किया, ये कि हमारा क्रेडिटर है, इसको हमने पैसे बाद में देने हैं। उसके बाद नंबर 4 पे देखें, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 40,000। 40,000 की चीजें जो है वो हमने सेल की हैं। ये 5 जैन की जो है ये एंट्री है, 5 जैन की। ये यहाँ पे एंट्री नंबर 4 है, लेकिन इसकी जो ये तारीख लिखी हुई है, इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। एंट्री नंबर 4 ही है ये। देखें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर इसकी डेट्स डाल दूं ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो। तो 5 जनवरी को क्या हुआ कि उसने सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 40,000। हमें पता है कि जब हमारे पास कैश आया तो वो कैश में इजाफा होगा तो वो डेबिट होगा, और सेल्स में जब इजाफा होता है तो वो क्रेडिट होती है। ऊपर हमने रूल्स पढ़े हैं, तो 40,000 यहाँ पे डेबिट में, 40,000 ही क्रेडिट में आ जाएगा। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अहमद रुपीज 15,000। अहमद को चीजें उधार पे बेची 15,000 रुपए। तो यहाँ अहमद जो है वो हमारा क्या है, अकाउंट रिसीवेबल, ये डेबिट हो जाएगा, और सेल्स जो है वो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक है। तो सेल्स में हमें पता है कि इजाफा हो, क्योंकि पहले हमने जो सेल्स की थी वो कैश पे की थी 5 जनवरी को, लेकिन 7 जनवरी वाली जो सेल्स हैं ये क्या है, ये उधार पे है। अहमद को, ये डेटर है हमारा, तो अकाउंट रिसीवेबल या अहमद जो है वो डेबिट, और सेल्स क्रेडिट, 15,000 डेबिट 15,000 क्रेडिट। नेक्स्ट है पेड सैलरी रुपीज 5,000। अब ये जरा एंट्री पढ़ लें ताकि हम इसके बाद मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा। पेड सैलरी रुपीज 5,000। अब यहाँ पे सैलरी जो है वो 5,000 पे की है। ये देखें जी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। एक्सपेंस में इजाफा हुआ डेबिट, कैश में कमी हुई क्रेडिट 5,000 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आखिरी एंट्री जो हमने की है, बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन हमने इसमें लिया ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ जाए। हमने बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, लेकिन जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको रिफ्रेश करवाने के लिए जो है वो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, पेड रेंट रुपीज 3,000। 3,000 का जो है वो रेंट पे किया है। ये आ जाए जी लास्ट एंट्री है ये। तो रेंट एक्सपेंस है डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। रेंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हो तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कैश एक एसेट है, एसेट में कमी हो तो क्रेडिट करते हैं। तो ये जो है वो लास्ट एंट्री हमने कर ली। इस तरह से हमने क्या किया कि सारी की सारी जो एंट्रीज हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, उनको जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया। ये पहली पहली जो बुक है इसको क्या कहा जाता है, इसको जर्नल कहा जाता है, जर्नल एंट्रीज। सही है, तो हमने कहा था कि ये पहली बुक है जिसके अंदर हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। दूसरे नंबर पे था लेजर, और तीसरे नंबर पे ट्रायल बैलेंस था। अब क्या करेंगे हम,
इस सारी एंट्रीज को जो है वो लेजर में लेके जाएंगे। अब लेजर जो है वो होता क्या है? लेजर जो है वो हर जितने भी यहाँ पे अकाउंट यूज हुए हैं उनका अलग अलग से एक लेजर बनता है। अब इसकी जरूरत क्या है? सवाल ये है कि इसकी जरूरत क्या है। अब मिसाल के तौर पे अब ये तो टोटल जो है वो कितनी ट्रांजेक्शन है? 7 ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर पूरे साल की ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर 7 की बजाय 700 ट्रांजेक्शन हो और आपने ये जानना हो कि मैंने अली को कितने पैसे देने हैं या अहमद से मैंने कितने पैसे लेने हैं, तो ये तो जमा करने पड़ेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या इससे बेहतर ये नहीं है कि इन सबका अलग अलग एक अकाउंट बना लिया जाए? यस, इसको हम क्या कहेंगे? उस अकाउंट को हम लोग अलग से लेजर कहेंगे। कैश का अलग अकाउंट बना लिए, कैपिटल का अलग बना लें, परचेजेस का अलग बना लें, उसमें हमें ये पता लग जाएगा हमारे पास कैश कितना मौजूद है, ठीक है, परचेजेस हम अब तक टोटल कितनी कर चुके हैं, और उसके अलावा सेल्स कितनी कर चुके हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो है सैलरी में कितना एक्सपेंस कर चुके हैं, रेंट का कितना एक्सपेंस अब तक पे कर चुके हैं। तो ये जो है ये सारी चीजें हमें जो कंसाइज डिटेल है ये कौन प्रोवाइड करेगा? ये लेजर। ये लेजर जो है इसको जनरल लेजर भी कहते हैं, इसको सिंपली लेजर भी कहते हैं। तो ये लेजर से हमें पता लगेगा। सेकंड स्टेप पे फिर हम क्या करेंगे? इसका लेजर बनाएंगे। लेकिन ये लेजर बनता कैसे है? लेट्स सी। सबसे पहले देखें जी कि आपने एंट्री की कैश की, ठीक है, ये कैश की एंट्री आ रही है, तो हम क्या करते हैं? कैश का एक लेजर बना लेते हैं। ये लें जी, कैश का अकाउंट बना लिया हमने। अब देखें कैश कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले कैश जो है वो 1 लाख से डेबिट हो रहा है, यानी कि इसका मतलब है कैश में डेबिट साइड पे 1 लाख लिख दिया। रीजन क्या है भाई? कैपिटल की वजह से। ऐसे ही है ना, कैपिटल की वजह से। तो यहाँ क्या लिखा मैंने? कैपिटल लिख दिया। कैश के अकाउंट में कैश नहीं लिखना, जेन में रखिएगा, रीजन लिखनी है आपने उसकी। ऑन दी अदर साइड दूसरी एंट्री देखें, इसमें कैश आ रहा है, यस, अगेन कैश आ रहा है। कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है 30,000 से। कैश क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है 30,000 से। रीजन क्या है ये देखें जरा, परचेजेस, ये वाली। तो परचेजेस की वजह से, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर परचेजेस मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कैश। और देखें कहाँ पे आ रहा है? इसमें कैश नहीं है, इसमें कैश है। 5 जनवरी वाली एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है 40,000 से, रीजन है सेल्स। कैश डेबिट हो रहा है 40,000 से, रीजन क्या है? सेल्स। हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। और देखें जिसके अलावा कैश कहाँ पर है? यस, ये 2 एक्सपेंसेस हैं, सैलरी एक्सपेंस और रेंट एक्सपेंसेस, यहाँ पे कैश आ रहे हैं। तो कैश जो है वो यहाँ पे क्रेडिट हो रहे हैं 5,000 और 3,000 से, और रीजन है सैलरी एक्सपेंस और रेंट एक्सपेंस। तो यहाँ पे वही हमने लिख दिया कि क्रेडिट हो रहा है 5,000 से और 3,000 से, और सैलरी और रेंट की वजह से। अब क्या करना है आपने? अब आपने करना ये है कि इसका टोटल कर लें। यहाँ पे जो बड़ी साइड है उसका देखें, ये बड़ी साइड ये है, इसका टोटल का 1,40,000 बनता है। इसी टोटल को यहाँ पे ले आए, ये टोटल हम यहाँ पे लेके आ गए। इसमें से ये सारी छोटी साइड माइनस कर दें, तो ये थोड़ी अमाउंट है ना। देखिए 30 है और 5 35 और 3 38 है। तो आपने जब माइनस किया तो क्या बचा आपके पास? 1,02,000। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस बच गया, उस दिन का, उस महीने का, जिस अरसे के लिए भी आप बना रहे हैं, उस साल का। और फिर जब आप नया पीरियड स्टार्ट करेंगे तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। कैश हमेशा ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, ठीक है। कैश अगर आपके पास मौजूद है तो उसका बैलेंस किस चीज में होगा? डेबिट साइड पे होगा, जेन में रखिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेरिक लगा दिया कि आपने इसको, इसी को आगे यूज करना है, ट्रायल बैलेंस। इसके बाद आ जाते हैं जी परचेज अकाउंट के ऊपर। दूसरा अकाउंट कौन सा है आपका? परचेज का। कैसे पता लगा? यहाँ पे आ जाए, कैश के बाद कैपिटल है, कैपिटल का बाद में बनाते हैं, ये परचेज आ गई। तो परचेज अकाउंट जो है वो हमने यहाँ पर आप बना रहे हैं। तो परचेज सबसे पहले जो है वो डेबिट हो रही है 30,000 के साथ। परचेजेस जो है वो डेबिट हो रही है 30,000 के साथ, ये। और रीजन क्या है? कैश, ये वाला। परचेज जो है वो डेबिट हो रही है 30,000 के साथ, रीजन कैश है, ये देखें, ये आ गया। उसके बाद परचेज अकाउंट में और कोई एंट्री? परचेज, ये भी एंट्री है 3 जनवरी वाली के। परचेज अकाउंट एक दफा फिर डेबिट हो रहा है 20,000 के साथ, और रीजन क्या है? अली। परचेज अकाउंट एक दफा फिर, ये देखें, ये जी परचेज अकाउंट है 20,000 के साथ डेबिट हो रहा है, रीजन क्या है? अली। अगेन जो है बस ये 2 एंट्रीज ही हैं, ये इस साइड पे, दूसरी साइड पे कोई एंट्री नहीं है क्रेडिट साइड पे। तो इन दोनों को ही जमा कर लेंगे। ये 50,000 आपका टोटल आ गया, यही 50,000 टोटल आपने इधर लिखा, यही 50,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस बन गया, यही 50,000 आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा अपने पीरियड के लिए। और आपके पास परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो है वो आ गया, जिसको आप आगे फर्दर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आप आ जाएंगे सेल्स अकाउंट के ऊपर। ये देखें, इसके बाद क्या आ जाता है आपके पास? कैश हमने अकाउंट बना लिया, ये सेल्स आ रही है, ये सेल्स का चलो बना ले। अब देखें सेल्स का अकाउंट यहाँ पे इस एंट्री, पांचवी एंट्री के अंदर, 5 जनवरी वाली एंट्री के अंदर है कि सेल्स क्रेडिट हो रही है 40,000 से। ये देखें जी, सेल्स जो है वो क्रेडिट हो रही है 40,000 से, रीजन क्या है? कैश। ऐसे ही है, सेल्स 40,000 से क्रेडिट हो रही है, रीजन क्या है? कैश अकाउंट। उसके बाद क्या है? सेल्स की फर्दर एंट्री कौन सी है? सेल्स जो है फिर क्रेडिट हो रही है 15,000 से, रीजन क्या है? अहमद। ये क्रेडिट पे आपने सेल की है, तो सेल्स जो है वो 15,000 से फिर क्रेडिट हो रही है, और रीजन क्या है? अहमद। सही है। तो यहाँ पे अब डेबिट साइड पे कोई एंट्री नहीं है। 40 और 15 55,000, ये बैलेंस इधर आ गया, यही बैलेंस आपने इधर लिखा, यही बैलेंस जो है वो इधर क्लोजिंग बैलेंस में आ गया, ठीक है। दोनों साइडें बराबर हो गई, और यही बैलेंस जो है वो आगे ओपनिंग साइड पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द टेन्योर, मंथ, ईयर जो भी है,
55,000 का सेल का क्रेडिट बैलेंस आ गया। नेक्स्ट आप आ जाते हैं जी अहमद पे, जो कि डेटर है हमारा, अकाउंट रिसीवेबल है। AR मींस अकाउंट रिसीवेबल। तो अहमद की देखते हैं कितनी एंट्रीज हैं यहाँ पर। अहमद जो है उसकी कितनी एंट्रीज हैं, अहमद की सिर्फ एक ही एंट्री है। अहमद जो है वो डेबिट हो रहा है 15,000 से। ले जी, अहमद डेबिट हो रहा है 15,000 से। रीजन क्या है कि हमने उसको कुछ चीजें सेल्स की थी, ये तो ये रीजन हमने यहाँ पर लिख दी। ले जी, ये सेल्स की वजह से। और इसके अलावा अहमद की यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है आपके जर्नल के अंदर, तो 15,000 आपने इधर लिखा टोटल में, यही 15,000 आपने इधर लिख दिया, और क्लोजिंग बैलेंस में भी आपका यही 15,000 आ गया। इसी को आपने दोबारा ओपनिंग बैलेंस में भी लेके आ गए, क्योंकि आपका अकाउंट रिसीवेबल है, एसेट है आपका, तो इसका ओपनिंग बैलेंस, इसका बैलेंस आपका जो है वो किस में होगा, डेबिट में होगा, क्योंकि एसेट है आपका। उसके बाद क्रेडिटर आ गया अली, इसको आपने कुछ चीजें जो है वो सेल की थी, सॉरी इससे आपने चीजें क्या की थी, परचेज की थी अली से, ये वाला परचेजेस डेबिट, अली जो है वो क्रेडिट। तो अली जो है वो 20,000 से क्रेडिट हो रहा है, यानी कि अली के 20,000 क्रेडिट एंट्री करेंगे। रीजन क्या है, इसे हमने कुछ परचेजेस की थी। इसके अलावा अली की कोई एंट्री नहीं है, हमें पता लग गया कि 20,000 उसके हमने देने हैं, तो यही 20,000 इधर, यही 20,000 इधर, यही 20,000 क्लोजिंग बैलेंस, यानी साल के आखिर में भी वही देने हैं, और या महीने के आखिर में भी वही देने हैं, और वही जो है वो अगले महीने के स्टार्ट में भी वही बैलेंस जो है वो आगे हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया 20,000 रुपए का। अब आगे लास्ट आपका एक्सपेंस आ गया है, विच इज योर, सॉरी सैलरी एक्सपेंस है और रेंट एक्सपेंस है, कैपिटल है, तीन जो है वो आपके लेजर रह गए हैं। सैलरी का देख लेते हैं, सैलरी की भी हमने एक एंट्री की थी, ये देखें अगर आप गौर करें तो नेक्स्ट जो है वो सैलरी का एक्सपेंस रह जाता है हमारा। तो सैलरी जो है वो 5,000 से डेबिट हो रहा है, और रीजन है कैश। सैलरी अकाउंट जो है वो 5,000 से डेबिट हो रहा है, ये देखें, और रीजन क्या है, कैश है। यही 5,000 इधर आ गया, यही 5,000 टोटल में इधर आ गया, यही क्लोजिंग बैलेंस में आ गया, और फिर अगली दफा ओपनिंग बैलेंस में। एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। उसके बाद रेंट एक्सपेंस है, अगर रेंट की अगर आप एंट्री देखें तो कैसे होगी, नेक्स्ट ये देखें, ये रेंट की हमारे पास एक एंट्री है, ये आखिरी एक्सपेंस है, इसके बाद एक कैपिटल वाला अकाउंट बनना है बस। तो रेंट जो है वो 3,000 से डेबिट हो रहा है, रीजन क्या है, कैश। रेंट एक्सपेंस जो है वो 3,000 से डेबिट हो रहा है, रीजन क्या है, कैश है। यही 3,000 हमारी टोटल में आ गया, यही 3,000 क्लोजिंग बैलेंस में, यही 3,000 अगले दफा में ओपनिंग बैलेंस में चला जाएगा। अब आगे आपके पास सिर्फ एक अकाउंट रह गया है, विच इज योर कैपिटल अकाउंट। ये देखें, हमने सबके अकाउंट बना लिए, कैश का बन गया, परचेजेस का बन गया, क्या ये वाला अली हो गया, ये सेल्स का अकाउंट बन गया, अहमद का अकाउंट बन गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये रह गया, कैपिटल। अब कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है 1,00,000 से, और रीजन क्या है, कैश। अभी इस पे चले चलते हैं, ले जी, कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है 1,00,000 से, रीजन क्या है, आपकी कैश है। यही 1,00,000 इधर, यही 1,00,000 इधर बैलेंस में, ये 1,00,000 जो है वो आपका क्या था, क्लोजिंग बैलेंस था, और यही अगली दफा जो है वो आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ले जी, ये सारी के सारे आपने लेजर्स बना लिए। सबसे पहले आपने क्या किया, जर्नल एंट्रीज की, उसके बाद आपने क्या किया, लेजर्स के अंदर उनको पोस्ट कर लिया। अब लेजर के बैलेंसेस हमारे पास मौजूद हैं, इनको इनको हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में डालेंगे। ट्रायल बैलेंस तक जो है वो आज हमने करना ही है, हमारा लास्ट स्टेप है। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अच्छा, अभी ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों है, इसका पर्पज ये होता है ट्रायल बैलेंस बनाने का, ये जानने के लिए कि इक्वालिटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, ये जानने के लिए इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये देखने के लिए कि क्या आपके डेबिट क्रेडिट्स जो है वो बराबर हैं या नहीं है। तो इसको, इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब देखिए जी, सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से बैलेंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये है हमारे पास कैश अकाउंट, इसका बैलेंस 1,02,000 आपके पास डेबिट साइड पे आ रहा है। कैश अकाउंट 1,02,000 डेबिट साइड, ये लें जी, कैश अकाउंट है, और इसमें 1,02,000 आपने डेबिट साइड पे लिख दिया। दूसरा अकाउंट आपने कौन सा बनाया था, परचेजेस अकाउंट, ये वाला। परचेजेस अकाउंट का बैलेंस देखें, इसका आपके पास जो बैलेंस एंडिंग बैलेंस आ रहा है वो 50,000 आ रहा है, और डेबिट साइड पे आ रहा है। तो परचेजेस का बैलेंस है आपके पास 50,000, और डेबिट साइड पे ये परचेजेस हैं, ये डेबिट साइड पे 50,000। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कैश हो गया, परचेजेस हो गई, और फिर सेल्स है। सेल्स का जो है वो आपके पास 55,000 का बैलेंस है क्रेडिट साइड पे, सेल्स का 55,000 का बैलेंस और क्रेडिट साइड, ये लें जी, सेल्स है नेक्स्ट हमारे पास, 55,000 का बैलेंस क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया। ये अब जैसे जैसे हमने लेजर बनाए थे वैसे वैसे जो है वो हम इसके आगे फर्दर ट्रायल बैलेंस बनाते जा रहे हैं। सेल्स के बाद क्या आ गया, अहमद है, इसका हमने बैलेंस लिख लिया, ठीक है, जो डेबिट साइड पे आ रहा है वो डेबिट साइड पे लिख लिया, जो क्रेडिट साइड पे आ रहा है वो क्रेडिट साइड पे लिख लिया। अली का जो है वो बैलेंस लिख लिया। इस तरह से सैलरी एक्सपेंसेस जो है उसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट आ रहा है 5,000। इसी तरह से रेंट एक्सपेंस है, उसका 3,000 का डेबिट बैलेंस आ रहा है, और उसके बाद कैपिटल का हमारा 1,00,000 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। ये सारे के सारे अगर आप देखें तो हमने लिख लिया, ये देखें, क्रेडिट 1,00,000 क्रेडिट साइड पे कैपिटल, और रेंट एक्सपेंस जो है वो 3,000 डेबिट साइड पे, सैलरी एक्सपेंस 5,000 डेबिट साइड पे। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है जी।
तो अब अगर इनको जमा करें, आप डेबिट साइड को जमा करें 1,75,000, क्रेडिट साइड को जमा करें तो भी वो 1,75,000। इसका मतलब ये है कि अब तक की हमारी जो एंट्रीज हैं वो बिल्कुल ठीक है, यानी जर्नल, आपने जो जर्नल में एंट्रीज की हैं, लेजर और ट्रायल बैलेंस, ये सारी एंट्रीज जो है वो आपकी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बस बात ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एरर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से ये गलती भी होती है और ये जो है वो बैलेंस भी आ जाता है, लेकिन वो एरर हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि आपकी जो डेबिट और क्रेडिट है वो बिल्कुल बराबर हैं। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ से ना कोई अकाउंट छोड़ दिया है। सही है, अगर आप इस जर्नल में से कोई ना कोई अकाउंट अगर छोड़ देंगे ना तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस जो है वो बैलेंस नहीं होगा। तो आपने एक दफा जाके दोबारा देख लेना कि किसी अकाउंट का बैलेंस आपसे मिस तो नहीं हो गया। तो ये था जी हमारा ट्रायल बैलेंस, ये था जी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है इसने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। इसके बाद जो है वो इस लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट करनी है, वो बहुत ही शॉर्ट सी है, इतनी बड़ी नहीं है। तो समझ लें कि ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से जो है वो आज तक हमारे टोटल 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है कि ये चैप्टर्स आपके आपके समझ में भी आए होंगे। ठीक है, अगर आपका कोई इसमें इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप एडमिन वाले नंबर पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मेरे नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप के अंदर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो नोट्स आप लोगों के साथ जो है वो साथ साथ शेयर होते रहेंगे। क्लास जो है वो आप लोग सारे क्लास टाइम के ऊपर अटेंड किया करें, बाद में जो है वो रिकॉर्डिंग का इंतजार ना किया, बिकॉज जूम पे जो है वो अगर आपने क्योंकि जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम उसमें से काट देते हैं, जो इररेलेवेंट चीज़ें होती हैं, जो ऐसे डिस्कशंस होती हैं लंबी चौड़ी, वो हम काट देते हैं बिकॉज उसको प्रोसेस करना भी हमारे लिए मसला होता है, उसको अपलोड करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप हमारा जो लेक्चर है वो लाजमी लिया करें। चलिए जी, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। विश ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।